हेलो दोस्तों। पहली कार से लेकर पहले रोबोट तक हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग हो सकती है, पर उनमें कुछ चीजें सेम होती है। जब किसी नए टेक्नोलॉजी में कमर्शियल पोटेंशियल दिखता है तो एंटरप्रेन्योर्स में एक रेस लगती है और वो बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें बहुत बड़े रिटर्न्स मिलेंगे। पर ये एक ऐसा सिचुएशन भी बनाता है जहां बहुत सारा पैसा कम रिटर्न्स के पीछे भागने लगता है। इवेंचुअली ये बबल बर्स्ट होता है और रिसेशन होता है। पर सही पॉलिसीज के साथ ऐसे रिसेशन के थ्रू प्रोडक्टिविटी का एक गोल्डन एज भी शुरू होता है। अब एक बबल के कियोस में जो भी इजीली एक्सेसिबल कैपिटल से फ्यूल होता है वहां लगभग हमेशा ही कुछ खराब कैरेक्टर्स भी होते हैं। वो मार्केट्स को मैनिपुलेट करने के लिए इस नई टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर सकते हैं बिना इसे एक्चुअली बढ़ाए। वो सीधा फ्रॉड भी कर सकते हैं। आज के मैसिव डेटा सेंटर बिल्ड आउट के एज में हम पहले से ही इंडिया में इसके साइंस देख रहे हैं। 2022-23 में वरेनियम क्लाउड नाम के एक कंपनी ने पब्लिक मार्केट से पैसे रेज किए। इसे प्रमोटर हर्षवर्धन सवाले लीड कर रहे थे। इसने डेटा सेंटर्स और क्लाउड सर्विसेज पर कई प्रॉमिसेस किए, पर मंडे को सेबी ने एक 155 पेज फाइनल ऑर्डर पब्लिश किया जिसे प्रॉमिसेस की जगह बस ट्रिक्स मिले और इसने कंपनी पर फ्रॉड का एक्यूजेशन लगाया। आज के इस वीडियो में हम इस सिचुएशन को समझेंगे। सबसे पहले हम वरेनियम की लिस्टिंग के बारे में समझेंगे, फिर हम इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कंडीशन भी देखेंगे। एंड में हम ये भी देखेंगे कि इसके पब्लिक फंड रेजिंग का पैसा कहाँ गया। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी वरेनियम की लिस्टिंग से शुरू होती है। अपने प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने इन्वेस्टर्स को बताया था कि वो अपने 40 करोड़ रुपीस के आईपीओ के प्रोसीड्स को 3 चीजों में यूज करेगा। पहला, वो 3 एज डेटा सेंटर्स बनाएगा जो छोटे डेटा सेंटर्स यूनिट्स होते हैं और उनका पर्पस सिर्फ अपने आसपास के डिवाइसेस को सर्व करना ही होता है। दूसरा, वरेनियम 3 डिजिटल लर्निंग सेंटर सेटअप करेगा और तीसरा, वो इन लोकेशन से एक बीपीओ ऑपरेशन भी चलाएगा। कंपनी के लिस्टिंग और मई 2024 के इंटरिम ऑर्डर के बीच वरेनियम ने 25 कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स किए। उसके कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स ये थे। वरेनियम को गोवा में एक एज डेटा सेंटर इनॉग्रेट करना था। इसने बीपीओ ऑपरेशंस के लिए सिक्योर क्रेडेंशियल्स के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की। इसने एक क्लाउड बेस्ड मेडिकल वेयरेबल डिवाइस भी लॉन्च किया। इसने केबल कंपनी को 2683 करोड़ रुपीस में अक्वायर करने के प्लान्स भी डिस्क्लोज किए, जिसे पूरी तरह कैश में पे किया जाना था। इसने स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया कि वो माल्टा में एक डेटा सेंटर सेटअप कर रहा है और सेपरेटली कि वो नैस्डैक पर एक सब्सिडियरी लिस्ट करने की प्लानिंग भी कर रहा है। इन अनाउंसमेंट्स में से कोई भी सच नहीं हुआ। फिर भी सेबी ने पाया कि 25 में से 11 अनाउंसमेंट्स ने स्टॉक प्राइस को बढ़ाया, जिसमें 2 ऐसे अनाउंसमेंट्स भी थे जिन्होंने अपर सर्किट को भी ट्रिगर कर दिया। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्या रियल था और क्या झूठ? जनवरी 2025 में सेबी और एनएसई ने हर उस लोकेशन पर साइट विजिट्स किए जहां वरेनियम ने ऑपरेट करने का क्लेम किया था और उसे कई खराब प्रूफ्स मिले। जैसे इसके दिए गोवा एड्रेस पर कोई एज डेटा सेंटर बिल्डिंग नहीं थी, जिसे वरेनियम ने इन्वेस्टर्स को बताया था कि उसने दिसंबर 2022 में कमीशन कर दिया था। इसके बजाय एक वरेनियम एडमिन ऑफिस मिला जिसके स्टाफ को किसी एज डेटा सेंटर प्लान्स के कोई आइडिया ही नहीं थे। प्रेमाइसेस का लीज अप्रैल 2023 का था, मतलब कंपनी के बताए कमीशनिंग के 4 महीने बाद। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी था। सबसे अनअवेयर पर्सन को भी इतना पता है कि डेटा सेंटर्स बहुत पावर हंग्री फैसिलिटीज होते हैं, पर 2023 के एंड में एक सिंगल मंथली बिलिंग साइकिल ने सिर्फ 6 यूनिट्स कंज्यूम्ड दिखाए। उतना तो एक लाइट बल्ब कुछ दिन में यूज करता है। ये एक ऐसा डेटा सेंटर के लिए अजीब है जो पूरे 1 साल से कमीशन हो चुका हो। और तो और अगले महीने ही इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ के 2450 यूनिट्स हो गया। हो सकता है कि किसी ने चीजों को बदल दिया जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सावंतवाड़ी में वरेनियम ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि वो अपने बीपीओ में 125 से ज्यादा यंग पीपल को एम्प्लॉय करता है, पर सेबी को सिर्फ 8 लोग मिले जिन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क में इन्वॉल्व थे। अवांस टेक्नोलॉजीज वो वेंडर था जिसे ये सब बिल्ड करना था, जो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी भी है। किसी तरह इसके बैलेंस शीट पर 0 फिक्स्ड एसेट्स थे। अवांस ने बाद में सेबी को कंफर्म किया कि उसने कोई काम एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि वरेनियम ने प्रोजेक्ट्स को खुद डायरेक्टली हैंडल करना चूज किया था। आईपीओ प्रोस्पेक्टस के लिए वरेनियम ने अवांस से जो कोटेशन ऑब्टेन किया था वो अवांस के अपने एनुअल रेवेन्यू से भी ज्यादा था। कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स भी काफी बुरे थे। फाइनेंशियल 23 और फाइनेंशियल 24 के फर्स्ट हाफ में सेबी ने पाया कि वरेनियम की रिपोर्टेड सेल्स और परचेजेस में से ज्यादातर फिक्टिशियस नंबर्स थे। इसके बीचों बीच एमटेल फोन था, जो एक ऐसी एंटिटी है जिसे वरेनियम ने सर्विसेज सेल करने का क्लेम किया था। 2 साल में वरेनियम ने एमटेल फोन को 594 करोड़ रुपीस की सेल्स बुक की। एक पब्लिक डोमेन सर्च ने कंपनी के बारे में सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दी।
ना तो वरेनियम और ना ही उसके सप्लायर्स ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में कोई इनवॉइसेस या कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा सके। जब सेबी ने वरेनियम का टैली लेजर एग्जामिन किया तो एम्पटल फोन के लिए एंट्रीज हर मंथ के एंड में रिकॉर्डेड मंथली लंप सम्स थी, पर कोरेस्पॉन्डिंग बैंक रिसीट्स के बिना। इसके बजाय वरेनियम के जर्नल एंट्रीज ने एम्पटल फोन के रिसीवेबल्स को Amazon वेब सर्विसेज के पेबल्स के अगेंस्ट ऑफसेट कर दिया था। अब वरेनियम ने AWS से 444 करोड़ रुपीस की क्लाउड सर्विसेज परचेज करने का क्लेम किया था, पर जब सेबी ने पूछा तो AWS ने वापस इनवॉइसेस भेजे जो मेयरली बस 20,000 रुपीज से 23,000 रुपीज के थे। वरेनियम के बुक्स में करेज क्लोथिंग नाम की US बेस्ड क्लोथिंग कंपनी को 107 करोड़ रुपीस की सेल्स का भी एक सिंगल जर्नल एंट्री था। तो इस कंपनी का क्लाउड सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं था, और तो और इस ट्रांजैक्शन के एविडेंस जैसे कोई रिसीट्स एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। ये सब आपको वरेनियम के अकाउंटिंग की क्वालिटी के बारे में साफ साफ बताता है। फिर सेम प्रमोटर के ओन्ड एंटिटीज को सेल्स भी थी जो सभी सेम पैटर्न्स फॉलो करती थी। ऐसी 3 प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज में से हर एक के पास क्वार्टर एंड में 2 सेल्स एंट्रीज बुक थी, जिसमें बैंक अकाउंट के थ्रू 5 लाख रुपीस के टोकन अमाउंट्स मूव कर रहे थे ताकि ट्रांजैक्शंस का दिखावा किया जा सके। इन ट्रांजैक्शंस में से कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जैसे डिस्क्लोज भी नहीं किए गए थे। कंपनी के बुक्स ने फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस में कई 100 करोड़ रुपए दिखाए, लेकिन इन्वेस्टर से रेज किए गए एक्चुअल पैसे ने एक बहुत सिंपल पाथ लिया। आईपीओ के थ्रू रेज किए गए 40 करोड़ रुपीस में से 19 करोड़ रुपीस BM ट्रेडर्स और 3 प्रमोटर ओन्ड एंटिटीज को ट्रांसफर किए गए, टर्मरिक लाइफस्टाइल, वरेनियम अर्थ और वरेनियम लाइफस्टाइल। एक कॉमन प्रमोटर होने के अलावा वरेनियम का इन एंटिटीज में से किसी के साथ कोई डिस्क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप नहीं था। आईपीओ प्रोस्पेक्टस में उन्हें पैसे ट्रांसफर करने की कोई बात भी नहीं थी। आईपीओ के बाद वरेनियम ने राइट्स इशू के थ्रू और 48 करोड़ रुपीस भी रेज किए, पर शॉकिंगली इसका 90% हर्षवर्धन सबाले के पर्सनल बैंक अकाउंट और प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज को ही चला गया। और तो और सबाले अपने शेयर्स सेल कर रहा था। लिस्टिंग डे पर स्टॉक 131 रुपीस पर ओपन हुआ था, और बहुत सारे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स के कारण जनवरी 2023 तक 1500 रुपीस के ऊपर चला गया था। नवंबर 2022 और मार्च 2024 के बीच प्रमोटर एंटिटीज ने 149 करोड़ रुपीस के शेयर्स बेचे। एक्विजिशन कॉस्ट को अकाउंट करने के बाद सेबी ने अनलॉफुल गेन्स को 129 करोड़ रुपीस कैलकुलेट किया। मई 2024 तक जब सेबी ने अपना इंटरिम ऑर्डर इशू किया, स्टॉक कोलैप्स होकर 18 रुपीस से नीचे चला गया था। कंपनी के बोर्ड की बात करें तो ये बस पेपर पर ही एग्जिस्ट करता था। कंप्लायंस ऑफिसर ने सेबी को बताया कि अगर वो उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करती तो सबाले उसकी सैलरी विथहोल्ड कर लेता। सीएफओ के पास भी फाइनेंस में एक्सपीरियंस नहीं था और वो प्रोफेशन से एक नेटवर्क इंजीनियर था। सीएफओ होने के बावजूद उसने फाइनेंस रिलेटेड किसी भी चीज पर काम ही नहीं किया और सिर्फ टेक्निकल काम पर फोकस किया जो वो जानता था। इन सभी बोर्ड मेंबर्स ने एक सेम फैक्ट पर टेस्टिफाई भी किया, हर्षवर्धन सबाले का मनी लीवर पर बहुत कंट्रोल था। अब इन फाइंडिंग्स के बेस पर सेबी ने प्रमोटर और कुछ दूसरे अक्यूज लोगों को शो कॉज नोटिस दिया। रिस्पांस में सबाले एक 235 पेज डिफेंस के साथ आया, पर सेबी को इस सभी को डिसमिस करना बहुत इजी लगा, और इसका रीजन इस पूरे सिचुएशन का सबसे एंटरटेनिंग पार्ट है। आफ्टर ऑल ये AI हेलुसिनेशन से भरा हुआ पाया गया था। डिफेंस को सपोर्ट करने के लिए यूज किए गए एविडेंस या तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे या पूरी तरह से आउट ऑफ कंटेक्स्ट यूज किए गए थे। जैसे सबाले ने कहा कि केतन पारेख केस के जाने माने जजमेंट के हिसाब से फ्रॉड प्रूफ करने के लिए 5 स्पेसिफिक एलिमेंट्स का एग्जिस्टेंस दिखाना जरूरी है, पर जजमेंट खुद दिए गए साइटेशन पर अनट्रेसेबल था। उसने एक और केस को इस प्रिंसिपल के लिए साइट किया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैप्सेस पर्सनल फ्रॉड लायबिलिटी नहीं होते। वो केस तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका डायरेक्टर्स की लायबिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं था। इसके बजाय ये किसी और एक्ट से रिलेटेड था। 6 और साइटेड जजमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सबाले के रिप्लाई ने यह भी आर्ग्यू किया कि सेबी एक्ट कैटेगरी A मतलब फ्रॉडुलेंट और कैटेगरी B मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वायलेशंस के बीच डिस्टिंग्विश करता है। सबाले ने कहा कि क्योंकि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैप्सेस थे तो इन ऑफेंसेस को कैटेगरी A के बजाय कैटेगरी B होना चाहिए, पर इंडियन कैपिटल मार्केट्स लॉ में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेबी ने ऑब्जर्व किया कि AI टूल करंट सेबी एक्ट को प्रपोज सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल के साथ कंफ्यूज कर रहा था। ये काफी फनी है। डेटा सेंटर्स में इन्वॉल्व एक कंपनी ने अपना केस बिल्ड करने के लिए AI का यूज किया और वो भी इसे ठीक से यूज नहीं कर पाई। इसके साथ नॉन AI डिफेंसेस को भी काफी जल्दी डिस्पैच कर दिया गया था। सबाले ने आर्ग्यू किया कि प्रोसीडिंग्स ने हियरिंग के उसके राइट को वायलेट किया, पर उसे एक हियरिंग दी गई थी जिसे उसके रिप्रेजेंटेटिव ने अटेंड किया। रिप्रेजेंटेटिव ने पैनल को बताया कि वो बहुत टायर्ड था और उसने ओरल आर्ग्यूमेंट्स करने से डिक्लाइन कर दिया क्योंकि वो प्रीवियस नाइट लेट तक सबाले का रिप्लाई ड्राफ्ट कर रहा था। इन सब के बावजूद इसमें से कुछ भी गवर्नमेंट से आपको सुने जाने के राइट को डिनाई करने के बराबर नहीं है। अब
सबाले पर्सनली आईबीसी के अकॉर्डिंग बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग से गुजर रहा था। उस पर बहुत सारा पैसा ड्यू था। आईबीसी के सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग उसने आर्ग्यू किया सभी प्रोसीडिंग्स पर एक मोरेटोरियम होना चाहिए, पर वो सेक्शन सिर्फ डेट रिकवरी पर अप्लाई होता है, रेगुलेटरी पेनल्टीज पर नहीं। सेबी के एक्शंस उससे बाहर आते हैं। जहां तक गोवा डेटा सेंटर के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात है, सबाले ने आर्ग्यू किया कि 6 यूनिट से 2450 यूनिट्स पर जाना स्केल अप करने की कोशिश कर रहे डेटा सेंटर के लिए बिजनेस एज यूजुअल होता है। पर फिर अगर डेटा सेंटर दिसंबर 2022 में कमीशन हुआ था तो वो पूरे 1 साल तक ऑपरेशन क्यों नहीं था? ये बम्प तभी क्यों हुआ जब रेगुलेटर्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया? एडिशनली सबाले ने गोवा में ऑफिस स्पेस को डेटा सेंटर एग्जिस्ट होने के प्रूफ जैसे पास करने की कोशिश भी की, जिसे सेबी ने नहीं माना। इन सब के बाद सबाले को 7 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बाहर कर दिया गया है और 129 करोड़ रुपीस पे करने का ऑर्डर दिया गया है। वरेनियम को 12% इंटरेस्ट के साथ डाइवर्टेड प्रोसीडिंग्स में 62.5 करोड़ रुपीस रिटर्न करने का डायरेक्शन भी दिया गया है। इसके ऊपर सभी 11 नोटिस पर टोटल पेनल्टीज लगभग 33 करोड़ रुपीस के हैं। वरेनियम का ये ऑर्डर आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल, वो मर्चेंट बैंकर जिसने वरेनियम का आईपीओ मैनेज किया था, उसे पब्लिक मनी आने से पहले इश्यूअर के क्लेम्स वेरीफाई करने वाला गेट कीपर होना चाहिए था। क्लियरली उनका ड्यू डिलिजेंस काफी नहीं था। इनफैक्ट ये इसका पहला ऐसा केस नहीं है। जनवरी में सेबी ने पाया कि एफओसीएल ने एक और एसएमई कंपनी के आईपीओ प्रोसीड्स का 54% साइफन करने में मदद की थी। सेबी ने एफओसीएल को 2 ईयर मार्केट बैन दिया है। बीएम ट्रेडर्स, मतलब वो कॉन्डुइट जिसके थ्रू आईपीओ मनी और सबाले के पर्सनल अकाउंट से 119 करोड़ रुपीस फ्लो हुए, उसे 4 ईयर बैन और 10 करोड़ रुपीस की पेनल्टी मिली। एथोस कैपिटल, वो एडवाइजरी फर्म जिसने वरेनियम के आईपीओ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में मदद की, उसे 2 ईयर बैन मिला। कुछ डायरेक्टर्स पर भी बैन्स और पेनल्टीज लगाए गए हैं। सेबी लेट 2024 से मिनिमम एप्लीकेशन साइजेस बढ़ाकर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड्स कंपलसरी करके और दूसरे तरीकों से एसएमई आईपीओ फ्रेमवर्क को टाइटन कर रहा है। हाल ही में ये इसे ओवरऑल करने के बारे में भी सोच रहा है और वरेनियम ऑर्डर इस बात का एक कारण है। पर ये उस फ्रॉड की भी स्टोरी है जो किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आती है जो बबल के साइंस दिखा सकती है। .com बबल, क्रिप्टो बूम, यहाँ तक कि यूएस में रेलवेज का पहला बिल्ड आउट, इन सभी फेमस बबल्स में भी फ्रॉड हुआ था। बुरे कैरेक्टर्स हमेशा होंगे जो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और डेटा सेंटर्स इससे इम्यून नहीं हो सकते। इसका आंसर हमेशा इस बात में रहा है कि उन पर कितनी तेजी से काम होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या सेबी के एसएमई आईपीओ रूल्स ऐसे फ्रॉड के केसेस को कम कर पाएगा? आप स्टॉक्स पिक करते टाइम ऐसी कंपनीज को अवॉइड करने के लिए कौन से तरीके यूज करते हो? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।